अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा नाम अदिति है। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो कि आपको मेरी क्लासेस में देखने मिलता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आप लोगों को JRF अड्डा प्लेटफॉर्म पर देखने मिलते हैं। सो अगर आप लोग फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि अब लास्ट टाइम है तो लास्ट टाइम पर बेस्ट तरीका है रिवीजन का टेस्ट सीरीज। आपने जो भी पढ़ा है उसे अप्लाई करके देखने का सही समय है। तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट नहीं किया है वो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। JRF अड्डा प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर सारी की सारी टेस्ट सीरीज ऑलरेडी अवेलेबल है। कंप्लीट पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के साथ में आप लोगों की टेस्ट सीरीज होने वाली है। 1499 आपका ये प्राइस रहने वाला है। ओनली पेपर 1 आप लेना चाहते हो तो ओनली पेपर 1 के भी 10 टेस्ट आपको मिल जाएंगे 1000 रुपए के अंदर। तो अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो आप टेस्ट भी दे सकते हैं। और जिसका आप लोगों को काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था कि कभी आएगा आप लोगों का क्रैश कोर्स, कभी आएगा क्रैश कोर्स, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो क्रैश कोर्स है वो अभी अवेलेबल है। और इस क्रैश कोर्स के अंदर आप सभी लोगों को 30 दिन के अंदर कंप्लीट पेपर 1 रिवाइज करवाया जा रहा है। प्राइस आप लोगों के लिए नॉमिनल रखी हुई है। तो अगर आप सभी लोग हमारे साथ में रिवाइज करना चाहते हो पूरे सिलेबस को तो आप लोगों के लिए होने वाला है क्रैश कोर्स, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे JRF अड्डा प्लेटफॉर्म पर। अगर मैं बात करूं तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट से रिलेटेड बच्चे के बीच में आती है कि उनके जो नंबर हैं वो क्यों एक पॉइंट पे जाके सेट हो जा रहे हैं, या क्यों नंबर और इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, या डिक्रीज क्यों हो रहे हैं। राइट, बहुत बार बच्चे का एक प्रॉब्लम आता है कि मैम मेरे जो क्वेश्चन है ना वो सेम क्वेश्चन गलत हो तो मैं समझ जाऊंगी ये मेरी गलती है। बट हो क्या रहा है कि एक टेस्ट में मैं अलग क्वेश्चन गलत करता हूँ, दूसरे टेस्ट में दूसरा क्वेश्चन या दूसरा टॉपिक गलत कर रहा हूँ। तो ये चीज को कैसे ओवरकम हम करें उसको लेकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें लगता है, जो हम रिसर्च में भी पढ़ते हैं, वो क्या है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम बेटरली। कि सबसे पहले प्रॉब्लम ढंग से समझो, सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा। तो मुझे लगता है 3 प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पर आपकी हो सकती है। या तो एक होता है कि नॉट एनालाइजिंग वाले फेज में आप चले गए हो, यानी आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो कि एक्चुअली आपकी मिस्टेक है क्या। इसके अलावा हो सकता है कि आपको जेन्युइन एक कॉन्सेप्चुअल गैप है जो आपके और आपके प्रिपरेशन में हो रहा है, यानी कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो और जो आपने पढ़ा है उनमें एक्चुअल में गैप है। आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपने पढ़ाई नहीं है कि स्टैटिक रैम किससे बनती है, तो मैं कुछ भी कर लूं आपको उसका आंसर नहीं आने वाला है एग्जाम के अंदर। लाइक एकदम स्टैटिक क्वेश्चन है बट स्टिल अगर आपको पता ही नहीं है स्टैटिक रैम क्या होती है, किससे बनती है, फ्लिप फ्लॉप से बनती है कि ट्रांजिस्टर से बनती है, तो आप उसका क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। दिस इज कॉल्ड एज जेन्युइन फैक्चुअल गैप। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है, वो होता है क्या कि आपका जो गेस वर्क है वो आपके साथ काम नहीं कर रहा है, या हमको जिसको बोलते हैं ना लप्पा लगाना, वो आप लोग ठीक तरीके से नहीं लगा पा रहे हो। देखो लप्पा लगाने का भी एक लॉजिक होता है, एक साइंस होती है इसके पीछे भी, और ये मैं नहीं, ये प्रूवन साइंस है, फैक्ट है कि किस तरीके से आप एक इंटेलेक्चुअल गेस वर्क कर सकते हो। क्योंकि जो आपका एकेडमिक एग्जाम होते हैं जैसे कि UPSC एग्जाम्स हो गए, गेट एग्जाम हो गया, UGC नेट एग्जाम हो गए, या इसके अलावा आप लोगों का कैट एग्जाम हो गया, ये जो आप लोगों के एग्जाम होते हैं जिनकी डिफिकल्टी लेवल वैसे भी ज्यादा होती है, उन सभी एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, MSO क्वेश्चंस आते हैं। तो इन क्वेश्चंस के अंदर ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि सभी को 100% आता हो, तो वहां पर इंटेलेक्चुअल गेस वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो आपको करना होता है। तो शायद हो सकता है वहां पे आपकी प्रॉब्लम हो रही हो। अब देखो सबसे बड़ी कैटेगरी जो मुझे लगता है वो होती है सिली मिस्टेक की। मेरे हिसाब से 70% मिस्टेक जो है वो सिली मिस्टेक से ही होती है। अब ये सिली मिस्टेक किसी भी तरीके की हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बार बार आप सेम क्वेश्चन को गलत कर रहे हो, अगर आते हुए क्वेश्चन को गलत करके आ रहे हो अपनी एंजाइटी के अंदर, पैनिकनेस के अंदर, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी एक सिली मिस्टेक का बहुत मेजर पॉइंट होता है। तो सिली मिस्टेक मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सिली चीज है कि इसका तो कोई सॉल्यूशन भी नहीं हो सकता है, ये खुद ही हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप ही को पता है कि आपकी सिली मिस्टेक की क्या कैटेगरी है, तो आप ही को देखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर निकल के आती है वो निकल के आती है ऑब्जर्वेशन। अगर आपके पास में ऑब्जर्वेशनल स्किल्स नहीं है तो मुझे लगता है कि हमारी सिली मिस्टेक को हम ऑब्जर्व ही कब करेंगे, जब स्किल्स लगाएंगे, थोड़ा अवेयरनेस हमारी इंक्रीज करेंगे। तो अवेयर आपको रहना है सबसे पहली बात, तो सो दैट सिली मिस्टेक्स आप लोग इंप्रूव कर सको। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट आपको CBT ही देने हैं, क्योंकि आपका एग्जाम CBT पे ही होने वाला है। जब आप स्क्रॉल अप करोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, लेफ्ट करोगे, राइट करोगे, लेंदी क्वेश्चंस पढ़ने की हैबिट डाल लोगे, तो मेरे हिसाब से सिली मिस्टेक्स अपने आप कम हो जाएगी। अगर एक मॉक टेस्ट में आपने सिली मिस्टेक्स करी है तो आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि उन सिली मिस्टेक्स को आप एक जगह नोट करो कि यार ये मिस्टेक मैं बार बार कर रहा हूं, एक्सेप्ट करो, इंप्रूव करो और मूव ऑन करके नेक्स्ट टेस्ट में वो गलती नहीं करने का एक बार डिसाइड कर लो। देन जो सेकंड प्रॉब्लम होती है वो होती है मिस रीडिंग क्वेश्चन। ये मिस रीडिंग वाला प्रॉब्लम इतना ज्यादा
कॉमन प्रॉब्लम है कि ये सबके साथ में होता है, चाहे कोई एक्सपर्ट पेपर दे रहा हो, चाहे कोई न्यूबी है, एकदम नूब बच्चा है जो पेपर दे रहा हो। ये मिस रीडिंग का प्रॉब्लम इसलिए भी होता है क्योंकि हमारा जो आरसी है, रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन है, वो बहुत ही लैप्स चल रहा है, बहुत ही कम कंसंट्रेशन के साथ में आप रीड कर रहे हो। और यहां पर मैं उन वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस डालने की कोशिश करूंगी जिनको एक्चुअली में हम स्ट्रेस वर्ड्स बोलते हैं, जैसे कि आपको आपके एग्जाम में नॉट, ओनली, नेसेसरी, मस्ट, ऑलवेज, इस तरीके जो ये स्ट्रेस कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा देखने मिलते हैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। और पेपर 1 ही नहीं, पेपर 2 की भी बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो मिस रीडिंग है वो आती है हमारी पैनिकनेस की वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से। हो सकता है कि हम सभी लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, जल्दी या रन थ्रू करने की, रैशिंग करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन को बहुत तेजी से रीड करने की कोशिश करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि टाइम बहुत तेज चल रहा है तो हमें भी रीडिंग तेज करनी होगी, है ना, क्योंकि राइट कॉर्नर पे टाइम चलता रहता है तो हमको ऐसा लगता है खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। उस पैनिक के चक्कर में आपका जो क्वेश्चन है आप उसको गलत रीड कर लेते हो या कम रीड कर लेते हो, या जो रीड करने चाहिए थी इंपॉर्टेंट वर्ड, कीवर्ड्स जिनको हम लोग बोलते हैं रूट वर्ड्स जो होते हैं, वो आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे हो क्वेश्चन के अंदर। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। तो अब इनका सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन ये है कि आप या तो टाइम देख लो या फिर क्वेश्चन देख लो। थोड़ा हार्श लगेगा बट बात तो ये सच है। 3 घंटे मतलब 3 घंटे है, 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं, इतना भी कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। जहां पर मैं आपको खुद बोल रही हूं कि अगर आपके 100 से ज्यादा क्वेश्चन सही है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी है। 100 क्वेश्चन या 110 क्वेश्चन, मैक्सिमम 110 क्वेश्चन 3 घंटे में सही करना मेरे हिसाब से एक टफ टास्क नहीं होगा, अगर आप पेशेंस के साथ में जाओगे, प्रिपरेशन के साथ में जाओगे। यानी टाइम को तो बिल्कुल भी नहीं देखना है, आप क्वेश्चन रीड करो और रन मत करो क्वेश्चन के अंदर, आराम से उसे रीड करो। कोशिश करो कि वो जो कीवर्ड्स हैं उन्हें आप लोग ढंग से पढ़ पाओ। ये हमेशा होता है, ये मेरे साथ भी होता है। कभी कभी होता है अपन जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात वहां पर होती है जो छूट जाती है। लेंदी पेपर का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन स्टेटमेंट्स को रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन के साथ में हम रीड करें। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है वो मिस रीडिंग का प्रॉब्लम है जो आपके साथ में होता है। अब ये मिस रीडिंग जो है ये एक और प्रॉब्लम कहलाती है, इसको हम एक टेक्निकल प्रॉब्लम बोलते हैं, टेक्निकल ग्लिच बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अनट्रेन्ड आई। देखो ये अनट्रेन्ड आई होती क्या है? अनट्रेन्ड आई एक ऐसी आई को हम लोग बोलते हैं जो ये जो स्ट्रेस वर्ड्स है उनको रीड नहीं कर पाती है। देखो मैं हमेशा आप लोगों का ना मजाक उड़ा देती हूँ, कभी कभी मस्ती आप लोगों से करती हूँ और मैं बोलती हूँ कि आप जो है वो क्वेश्चन को बहुत पॉजिटिवली लेते हो और नॉट और है ना ये तरीके के वर्ड, नन वर्ड, नो वर्ड, ये ढंग से पढ़ते नहीं हो। देखो ये मैं मजाक नहीं करती हूँ, मैं ये सीरियसली बोल रही हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं अनट्रेन्ड आई, जो स्ट्रेस वर्ड्स को, की वर्ड्स को नहीं पकड़ पाती है क्वेश्चन के अंदर। अगर ये आपकी प्रॉब्लम है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको तो रीडिंग कॉन्सेंट्रेशन के अलावा कुछ नहीं सुधार सकता, आपको बैठकर पढ़ने की आदत डालनी ही होगी। और मुझे लगता है सिलेक्शन होने वाले बच्चे में और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसमें सबसे बड़ी डिफरेंस ये ट्रेंड आई वाला ही डिफरेंस होता है, क्योंकि वो चीज देख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है जो चीजें शायद एक बच्चा जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है उसने नहीं ऑब्जर्व किया होता है। बाकी पढ़ा तो सबने सेम ही होता है, रिमेंबर करने के ऊपर भी डिपेंड करता है। देन आता है ओवर थिंकिंग करना। हर कोई पेपर शुरू करने से पहले, स्पेशली मॉक टेस्ट शुरू करने से पहले अपने आप को एक्सपर्ट समझता है। ये मुझे लगता है कि एक जेन्युइन एफर्ट हर बच्चा अपनी तरफ से डालता है कि मेरे को आता है, मैंने इतना पढ़ लिया है, मेरा ये हो गया है। और इस वजह से हम क्या करते हैं, हम बहुत ही ज्यादा बर्डन लेकर अपने लिए जाते हैं मॉक टेस्ट के अंदर। देखो मॉक टेस्ट होते ही इसीलिए हैं कि मेन एग्जाम में आप गलतियां ना करो। तो अगर आप लोग मॉक टेस्ट को लेकर ओवरथिंक कर रहे हो तो फिर आप मेन एग्जाम को लेकर क्या करने वाले हो? तो मॉक टेस्ट रिहर्सल है। रिहर्सल जितनी अच्छी होगी, जितनी जेन्युइन होगी, नॉर्मल होगी, उतना ही अच्छा आपका एग्जाम होगा। आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी क्यों है? सो दैट आप अपने जो पैनिकनेस है, अपना जो ये एड्रेनल है, इसको कंट्रोल करना सीख सको। ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि टेस्ट सीरीज आपको लगानी ही लगानी चाहिए हर एग्जाम से पहले। ये तो यूजीसी नेट एग्जाम है, आगे आप कोई भी एग्जाम दो उसकी टेस्ट सीरीज जरूर आपको बाय करनी चाहिए, जरूर उसकी टेस्ट सीरीज आपको देनी चाहिए। यहाँ पर आपका एड्रेनल कंट्रोल करना आप सीखते हो। ओवर थिंक नहीं करना है, पहले से एक्सपर्ट नहीं बन के जाना है कि मेरे को तो ये आता ही है, ये तो यही है या वो ही है, या ईगो पे नहीं लेके जाना है कि मैंने तो मैथ्स पढ़ी थी तो मैथ्स का क्वेश्चन तो मुझे करके आना ही आना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हाँ, कोशिश करिए कि आपने जो पढ़ा है उसे आप अच्छे से अप्लाई कर सके, बट दैट डजंट मीन कि आप एक्सपर्ट की तरह ही हर चीज को सोचे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सबसे पहले जो आपके दिमाग में आंसर क्लिक करता है वही आपका करेक्ट आंसर होता है। बट क्योंकि हम ओवर थिंकिंग लगाते हैं तो फिर हम लोग कर देते हैं सारा का सारा कबाड़ा। तो ओवर थिंकिंग से आपको बचना है कि ओवर थिंक नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि आपने पहली बार में कोई आंसर आपके दिमाग में आया, उसे आप आंसर लगा दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। हाँ, कोशिश ये करिएगा कि उसे मिसरीड ना किया हो आपने और बस उसके आगे आप बढ़ जाइए।
ये मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको ओवर रीडिंग के चक्कर में हम क्या करते हैं और ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना देते हैं। इसका ये भी तो हो सकता था यार, ये हो गया तो वो हो गया तो इतना नहीं। जितना जेन्युइन रखोगे, जितना प्राइमरी रखोगे चीजों को, है ना, जितना आप लेस कॉम्प्लिकेटेड रखोगे, सिंप्लीफाइड रखोगे, मुझे लगता है उतना आसान होगा आपके लिए भी सिलेक्ट करना। अगर आपके साथ में मॉक टेस्ट में ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसको सुधार लो। इससे क्या होगा, आपके एग्जाम के अंदर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ये ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो प्रॉब्लम मैं बोल रही थी कि जेन्युइन या कंसेप्चुअल गैप जो आपका हो सकता है, वो क्या होता है कि मेरे हिसाब से क्योंकि इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन अभी हो चुका है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का ओवर यूट्यूब, तो जो पढ़ना चाहिए या जो आप पढ़ रहे हो उनके बीच में अगर गैप चल रहा है तो मेरे हिसाब से आपके मॉक टेस्ट के नंबर कम आ रहे होंगे। हो सकता है कि आपको 50 टॉपिक पढ़ने थे पर आपने 30 ही पढ़े हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके वो 20 टॉपिक में से अगर क्वेश्चन बन के आ गया तो प्रॉब्लम होगी, आपके नंबर नहीं आएंगे। ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज है, तो आपको पता है ये चीज, तो इसको मानो और आगे बढ़ो। या तो वो 20 टॉपिक आप कवर करो और फिर आप लोग मॉक टेस्ट दो, या फिर आप ये कोशिश करो कि मैंने जो ये टॉपिक्स पढ़े हुए थे इन टॉपिक्स में से मैं कितना सही कर रहा हूँ ये मैं जज कर पाऊं। क्योंकि अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि नहीं इस एग्जाम में तो मैं इतने ही टॉपिक्स पढ़ के जाऊंगा, तो फिर आप उसी अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस जज करो, फिर अपने आप को डिग्रेड मत करो, राइट। तो इसीलिए प्रॉब्लम ये है कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 70% जो है वो आपका पेपर 30% सिलेबस में से ही आता है। क्या मैंने वो 30% सिलेबस कवर किया है? अब मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस मत बना लो कि मैम एक मॉक टेस्ट के अंदर जो है वो उस 30% में से या उस 70% में से पेपर बन गया था, तो वो 30% क्वेश्चन के बिहाफ पर ना हम अपने आप को जज करने लगते हैं। हर मॉक टेस्ट में हर क्वेश्चन जो है वो जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में आएगा, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। हर पेपर ऐसी तरीके से सेट होता है कि 60% सबसे हो जाए, 20% तैयारी वाले से हो जाए और 20% में से भी 10% ऐसा है जो किसी से ना हो। हर पेपर ऐसे ही बनता है क्योंकि एनटीए भी ऐसे ही बनाता है, इसीलिए हमने भी ऐसे ही बना के आपको दिए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो मतलब आपकी तैयारी खराब है, पैनिक में चले गए हैं, अगले मॉक टेस्ट में भी ये वाला जो प्रॉब्लम है ये आप लोग रिपीट कर रहे हैं। ये हो इसलिए रहा है क्योंकि सारे के सारे मॉक टेस्ट सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ हो और क्या ऐसा है जो पूछा जा रहा है, क्या उसमें कोई कॉन्सेप्चुअल गैप है। हाँ, बट अगर ऐसा आपके साथ में हो रहा है कि मैम मैंने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ रिसर्च, अब टाइप्स ऑफ रिसर्च का कोई क्वेश्चन आया तो वो मेरा गलत हो गया, अगर ये आपके साथ में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपने उसे अच्छे से रिवाइज नहीं किया हुआ है, और अगर रिवाइज किया हुआ है तो आप अच्छे से उसकी एप्लीकेशन नहीं लगा पा रहे हैं। दोनों ही चीजें जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम है। तो इसके लिए कर क्या सकते हैं आप लोग, इसलिए कर सकते हैं अच्छे से अपनी रिवीजन को, राइट। तो रिवीजन पैटर्न को इंप्रूव करेंगे तो मेरे हिसाब से ये जो प्रॉब्लम है ये आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद में आता है पुअर लप्पा वाला केस। अब देखो ये पुअर लप्पा वाला केस तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये चीज करते हैं, स्पेशली अगर किसी एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब तो हम 100% ये चीज करते ही करते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। अब पुअर गेस वर्क जो होता है वो होता है पुअर इंटेलेक्चुअल गेस वर्क। ये इसलिए होता है कि हम जो है अगेन हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बात नहीं सुन रहे हैं, जो हमको पहले लगता था वो चीज हम ठीक से नहीं कर रहे हैं। और एक जो मेजर प्रॉब्लम मॉक टेस्ट में मुझे लगता है बच्चों के बीच में हो रही है वो ये होती है कि मॉक टेस्ट में अगर आपका लप्पा नहीं लगा या आपने लप्पा लगाए थे मॉक टेस्ट के अंदर और फिर आपके नंबर नहीं आए तो फिर आप डिस्करेज हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा तो नंबर ही नहीं आ रहे, मेरे से तो कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं तो बिल्कुल ही जा रहा हूँ। अगर ये आप सोच रहे हो तो मुझे लगता है कि आपके साथ में फिर से गलती हो रही है। लप्पा लगाने की एक साइंस होती है कि आपको वही बात सबसे पहले जो आपको लगता है कि सही आंसर है उसे आप लोग चूज करिए, इंटेलेक्चुअली आप चूज करिए, सबकॉन्शियस माइंड को लिसन करिए, पर लप्पे के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट के नंबर को जज करके ये मत सोचिए कि मेरे ज्यादा आए या कम आए। आप अपने आप से जितना ज्यादा ऑनेस्टी रखेंगे उतने ही ज्यादा नंबर हैं जो आप लोगों के बनने के चांसेस बनेंगे, राइट। तो यही चीज है जो मुझे लगता था कि आप लोगों के मॉक टेस्ट में आपकी हेल्प कर सकती है। ट्राई टू इंप्रूव ऑन दीज फैक्टर्स। अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरे नंबर जो है मैम वो इंप्रूव नहीं हो रहे, तो इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जो तैयारी है वो इस लेवल की अभी तक नहीं आई है, तो आपको फिर से रिविजन करना चाहिए, नए कॉन्सेप्ट पढ़ने चाहिए, नए तरीके से चीजों को समझना चाहिए। अदर देन दैट मुझे लगता है ये सबसे पहला डोमेन जो है ना यही मेजर चीज है जो बच्चों की होती है। तो इन चीजों को करिए, हर पेपर को एनालाइज करिए, ओवर एनालाइज मत करिए, एनालाइज करिए, सीखिए और फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट दीजिए। एक और राय मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, मान लो आपने 10 मॉक टेस्ट जो जेआरएफ अड्डा पे चल रहे टेस्ट सीरीज आपने ले ली है, आपने दे दिए हैं, दोबारा से उन 10 टेस्ट को दोबारा दीजिए एनालाइज करने के बाद, और फिर जज करिए कि क्या मैं इंप्रूव हुआ हूं या नहीं हूं। 100% आप इंप्रूव करेंगे अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं तो।
तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये एफर्ट सही लगा होगा। अगर आपकी ये चीज़ हेल्प करती है तो ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गुड लक।